प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर से कर रहा होगा। तो हम बात कर रहे हैं एएलपी 2024 के लिए प्रीवियस ईयर का। यानी जैसा कि आपको पता है कि हम शुरू कर चुके हैं एएलपी का प्रीवियस ईयर 2018 का। आज होना है 9 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का मैथ। क्लियर है? बिना समय गवाए आते सीधे अपने क्वेश्चन पे। कहता है नीचे दिए गए भिन्नों में कौन सा भिन्न 5/8 जोड़ने पर परिणाम के रूप में 1 देता है। यानी ये कह रहा है कि 5/8 में कितना जोड़ा जाए कि 1 हो जाए। तो भैया 1 में से 5/8 को घटाना दो, आपका उत्तर निकल जाएगा। तो आप कहोगे 3/8। 3/8 ऑप्शन में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हर में 16 24 दिखाई दे रहा है। तो इसको 16 बनाने के लिए हम 2 से अगर ऊपर नीचे गुना करते हैं तो क्या दोगे? 6/16। 6/16 ऑप्शन में है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। अरे भैया यहाँ पे समझो ना, 3/8 इक्वल हो गया 6/16 का, क्यों काटेंगे तो वही तो आएगा। क्लियर है? हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन कहता है बगीचे में आम और नीम का टोटल 361 पेड़ है। आम और नीम के पेड़ों का अनुपात है 8:11। तो बगीचे में नीम की संख्या क्या है, यानी नीम के पेड़ की संख्या क्या है? नीम का अनुपात यहाँ पे कितना है भैया? 11, यानी वही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। 11 से कटने वाला यहाँ पे गौर से देखो तो ये वाला दिखाई दे रहा है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगर आप बनाना चाहते हो इसको तो बना सकते हो। क्लियर है? क्योंकि दोनों कुल पेड़ की संख्या 361, यहां से कुल पेड़ की संख्या कितना होगा? तो कहोगे 19 होगा। तो ये 19, 11 8 19, आम का 8 और नीम का 11, 11 19, 19 का वैल्यू हो गया 361। हमसे पूछा नीम के पेड़ों की संख्या क्या है, यानी नीम का पेड़ कितना है? 11 है। तो 11 का मान आपको निकालना है। तो तुम यहाँ पे फौरन कहोगे कि 19 का वर्ग 361 होता है, यानी कि 19 का 19 गुना है 361। अतः 11 का 19 गुना भैया करने दो। तो कहोगे 9 9 1 1 209, यानी नीम के पेड़ की संख्या कितना होगा? 209 होगा। जैसे चाहो वैसे इसको धजिया उड़ा सकते हो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये कहता है मूलधन को 4 वर्ष के लिए इतना % वार्षिक और ब्याज की दर से निवेश किया गया। यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता, यानी पहले 4 वर्ष के लिए किया गया, अब कहता है कि यदि 5 वर्ष के लिए होता, यानी 1 वर्ष ज्यादा होता, अधिक के लिए होता, तो अर्जित ब्याज 375 रुपया अधिक होता। यानी 375 रुपया ब्याज ज्यादा क्यों मिलता? क्योंकि धन 1 साल ज्यादा रहेगा। तो बताओ ना, 1 साल अगर ज्यादा रहता है तो ब्याज कितना ज्यादा मिलेगा? तो 1 साल का ज्यादा मिलेगा। 1 साल मिलता है कितना है? 7.5%, यानी 7.5% ज्यादा मिलेगा। ऐसे सोचो कि 4 वर्ष के बजाय अगर 5 वर्ष रहा होता धन, यानी 1 वर्ष ज्यादा रहा होता धन, तो 1 वर्ष का ब्याज ज्यादा मिलता। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 7.5% की दर से 7.5%, है ना? तो अब कह देंगे 1 वर्ष ज्यादा होता तो ब्याज 7.5% ज्यादा मिलता। लेकिन प्रश्न कहता है ब्याज ज्यादा कितना मिल रहा है? 375 रुपया। तो 7.5% का वैल्यू हो गया 375 रुपया। तो कहता है निवेश किया गया आरंभिक मूलधन क्या है, यानी कि 100% का मान भैया आपसे पूछा जा रहा है। तो कहोगे 375/7.5 गुना 100। ठीक है भाई। अब यहाँ पे 10 से अगर गुना करोगे, ये दशमलव का कट जाएगा। अब यहाँ पे आओगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 5000 रुपया। और आरंभिक धन कितना होगा? 5000 रुपया। कोई ऑप्शन में है तो मार दो, बी में है ना? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मूलधन अगर भैया 100 होता, ठीक है, तो 4 वर्ष के लिए बजाय 4 वर्ष के बजाय अगर ये 5 वर्ष के लिए ज्यादा देता, तो एसआई 375 रुपया ज्यादा मिलता। ये क्वेश्चन कह रहा है। यहां से देखो कि कितना ज्यादा मिलता, तो 1 वर्ष का ब्याज ज्यादा मिलता, यानी 7.5% ज्यादा मिलता। नहीं तो ही मैंने कहा कि 7.5% का वैल्यू हो जाएगा 375 रुपया। तो 100% का मान क्या होगा? निकाल दिए, मूलधन निकल गया। आगे देखो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि 2 पाइप अकेले अकेले कार्य करने पर एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकता है। यानी भैया ये पहला पाइप 3 घंटे में और ये दूसरा पाइप कह रहा है कि इसको 4 घंटे में भैया भर सकता है। जबकि एक तीसरा पाइप भी है जो टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। लो, एक तीसरा पाइप यहाँ पे है जो इसको 8 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी का 1/12 भाग भरा हुआ था तो तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया था। टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? चलो अब यहां पे सबसे पहले कुल टंकी निकाल लेते हैं, यानी कि कुल काम निकाल लेते हैं, जो इसका एलसीएम होगा, जो आपको आ जाएगा 24। अब यहां पे इफिशिएंसी यानी कि 1 घंटे में कौन कितना भरेगा, कौन कितना खाली करेगा, वो निकाल लेते हैं। तो कहोगे 8 3 24, इससे भागा दोगे कहेगा 6 4 24, इससे भाग दे कहेगा 3। यानी पहला टंकी 1 घंटा में 8 टंकी भरेगा, दूसरा नल 1 घंटा में 6 टंकी भरेगा और तीसरा नल 1 घंटा में 3 टंकी खाली करेगा। अब यहाँ पे प्रश्न कहता है अगर तीनों को एक साथ चालू कर दोगे भैया तो क्या होगा? 14 को भरेगा, 3 को खाली होगा, 14 में से 3 गया, यानी 11 टंकी 1 घंटा में भरेगा,
है ना, 1 घंटा में 11 टंकी भरेगा। प्रश्न कहता था कि टंकी का 1/12 भाग भरा हुआ है, यानी 24 का 1/12 यानी 2 गो टंकी भरा हुआ है पहले से ही। तो शेष टंकी कितना बचा, तो कहोगे 24 को था, 2 गो तो भरा हुआ है, तो कहोगे 22 गो है ना। ये 22 को भरने में कितना समय लेगा, तीनों नल, तो तीनों नल 1 घंटा में 11 टंकी भरता है, 22 टंकी भरना है तो कितना समय लेगा, 22 भागा 11 यानी कि 2 घंटे का समय लेगा। कितना का समय लेगा, 2 घंटे का। तो ये कहा कि टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा, तो आप कह दोगे 2 घंटे का समय लगेगा, जो ऑप्शन ए में है। हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, है ना। समय बिना गवाए देखते हैं 3x² + x + 4। ठीक है भैया, को अगर x - 5 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि x - 5 से भागा देते हैं तो पूरा पूरा कट जाता है। पूर्णतः विभाज्य का मतलब ये हुआ। तो a का मान क्या है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे तो कुछ नहीं करिएगा, ये x - 5 का मान आप 0 कर लो, तो x बराबर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, x बराबर क्या होगा, 5 होगा। यानी इसको में x बराबर 5 जब रखोगे, x बराबर 5 रखोगे तो शेष निकल जाएगा। क्लियर है, यानी क्या शेष निकलेगा भैया, तो x - 5 से इसमें भागा देने पर जो शेष आएगा। ठीक है, चलो पहले हम यहाँ पे 5 रखते हैं, तो 5 × 25 = 75 हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे 5 रखोगे तो 5a हो जाएगा दोस्त, और ये हो जाएगा कितना, 4। ये शेष इतना आएगा। यानी समझो कि x - 5 से अगर ये बहुपद में हम भागा देंगे ना, ए वाला बहुपद में अगर ए वाला से भागा देंगे तो शेष इतना आएगा। कह रहा है कि ना इससे भागा देंगे तो पूर्णतः कट जाएगा। पूर्णतः कटने का मतलब हुआ कि शेष 0 आएगा। शेष क्या आएगा, 0 आएगा। तो यह शेष जो आया वो क्या आना चाहिए था भैया, 0। इसको अनुसार पूर्णतः कटने का मतलब शेष 0, यानी इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब हल कर दो तो कहोगे 5a का मान हो जाएगा 75 में से 4 गया 71, माइनस का 71 होगा ना, तो a का मान हो जाएगा -71। 75 और 4, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, है ना। 75 और 4 79 होगा ना, तो माइनस का 79 हो जाएगा। a का मान हो जाएगा -79/5। क्लियर है। अब ऊपर नीचे अगर 2 से हम दोस्त गुना कर दें तो नीचे 10 हो जाएगा, तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1 14 1 15 इतना हो जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, मैंने काट कोट नहीं किया, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिया। 2 से गुना करने का मतलब नीचे 1 पर एगो शून्य हो गया, तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठ गया। क्लियर है। 15.8 कौन में है, सी में है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। हमें लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। ये तो बताना उचित नहीं लगता है, लेकिन फिर भी है तो हम बता देते हैं। पहले काकर पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटा, है ना। उससे पहले कोष्ठ की क्रिया, तो भैया सबसे पहले भागा है तो 3 बार में तो कट जाएगा भाई ना। -45 - 3 यानी ये हो जाएगा भैया माइनस का 48 हो जाएगा। अब यहां से आओ, हो गया -1/4 गुना -48, यानी इसको काटोगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। प्लस का 12 ऑप्शन ए में है, ये आपका सही उत्तर होगी। क्लियर है। आगे देखो यहाँ पे क्वेश्चन, एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर एक दीवार का निर्माण 10 घंटे में करता है ना। एक बिल्डर है, ठीक है, यहाँ पे बिल्डर लिख देते हैं। बिल्डर निर्माण कितना घंटे में करता है भैया, तो कहेंगे 10 घंटे में करता है। आगे बढ़ो, जबकि एक विध्वंसक, यानी विध्वंसक माने तोड़ने वाला, है ना, विध्वंसक कुछ नाम लिखा है, यानी मकान को तोड़ने वाला 14 घंटे में पूरी तरह से सर्वनाश कर देता है, मकान को ध्वस्त कर देता, मकान को तोड़ देता है, ये 14 घंटा में। तो सोचो, बिल्डर और विध्वंसक दोनों पहले साथ में काम करते हैं, लेकिन 7 घंटे के बाद विध्वंसक को निकाल दिया जाता है कि मकान को तोड़ रहा है, इसको भगाओ। तो दीवार को बनाने में कुल कितना समय लगेगा। तो आप हौज और पाइप का सुने हैं ना कहानी, है ना। एक पाइप नल को भरता है, हौज को भरता है, दूसरा नल हौज को खाली करता है। तो वही बात हुआ, ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, यानी कि ये मकान को बना रहा है और ये क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। बस इतना ही सा फर्क है। उसी ढंग से इसको बना डालो। पहले क्या निकालोगे, कुल काम निकालोगे। ठीक है भैया, कुल काम दोनों का एलसीएम लोगे, कितना हो जाएगा, 14 25 70 हमें लगता है कि हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी फैंसी निकाल दो तो क्या आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 14 25 70 ये 5 आ जाएगा। यानी 1 घंटा में ये 7 को दीवार बनाएगा, आई 5 को तोड़ देगा। टोटल दीवार बनाना है 70 को। कहा कि दोनों मिलकर 7 घंटे तक काम किया है ना। 7 घंटे के बाद ये चल बसा, मैंने इसको भगा दिया। तो 7 घंटे में कितना मकान बनाया होगा या तोड़ा होगा, है ना, ये देख लेते हैं। थोड़ा सा कहीं हमें लगता है कि गड़बड़ लग रहा है का,
7 नहीं, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे 7 घंटे में तोड़ रख सकता है। दोनों मिलकर अगर काम करेगा दोस्त तो 7 को बनाएगा, 5 को तोड़ेगा, यानी 2 को बनेगा। अगर दोनों मिलकर 7 घंटे काम किया होगा तो 7 घंटे में 1 घंटे में 2 मकान, तो 7 घंटे में टोटल 14 दीवार तो बना दिया होगा ना, 14 दीवार बना दिया होगा। बनाना कितना था? 70 दीवार। तो 70 में से 14 तो बन गया, बचा कितना? 10 में से 4 गया 6, 6 में से 1 गया 5, इतना शेष दीवार और बनाना बाकी रह गया। ठीक है, जिसको कौन बनाएगा? कहेंगे बनाने वाला खाली बनाएगा। ए वाला एज को तो भगा दिया 7 घंटा के बाद, यानी ये 1 घंटा में 7 दीवार बनाता है, बनाना 56 दीवार है। तो कितना समय लगेगा दोस्त? कहोगे 56/7 घंटे का, यानी 8 घंटे का समय लगेगा। अब पहले है ना 2 घंटा और इसको लग चुका था, ठीक है, 2 घंटा नहीं 7 घंटा, सॉरी 7 घंटा और समय लग चुका था, तो टोटल समय हो गया 8 और 7 15 घंटे का। क्लियर है दोस्त? यही आपका प्रश्न का उत्तर होगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर से बता दूं, चलो आगे आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा को एक युग्म खींचने के लिए जो एक दूसरे से 75 डिग्री कोण पर झुकी हो, वृत्त के उन 2 त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं खींचना आवश्यक है जिनके बीच का कोण है। यानी कहने का मतलब इसका यह है कि अगर भैया ये एक वृत्त है ना, एक स्पर्श रेखा मैंने ऐसे खींचा, एक स्पर्श रेखा मैंने ऐसे खींचा, इसको कहने का मतलब है जो एक दूसरे से 75 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, यानी यह वाला कोण 75 डिग्री है। वृत्त की उन त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींचना आवश्यक है ना, यानी ये इसका अंतिम बिंदु स्पर्श रेखा ये हुआ, यहां से त्रिज्या ए आया, यहां से त्रिज्या ए आया। क्लियर है दोस्त? ये 2 त्रिज्या आया। फिर से इसको त्रिज्या को बना देते हैं, थोड़ा सा बढ़िया से बना देते हैं, ठीक है, फिर से इसको बना देते हैं बढ़िया से त्रिज्या को, ठीक है। ए हो गया, ए त्रिज्या हो गया और ए त्रिज्या हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये त्रिज्या का अंतिम बिंदु ये हो गया। अब यहां पे देखो क्या कहता है, त्रिज्या खींचना आवश्यक जिनके बीच का कोण, इसके बीच का कोण है क्या है, ये आपसे पूछता है। आपको पता है कि किसी वृत्त पर जब 2 गो स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा के अंत बिंदु पर त्रिज्या खींचते हैं, तो यह जो बनता है ना एक चक्रीय चतुर्भुज बनता है। क्या बनता है? चक्रीय चतुर्भुज। ये वाला जो बन गया ना, ये वाला जो बन गया, ये वाला, यह एक चक्रीय चतुर्भुज बनता है। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी ई वाला कोण ये वाला कोण जोड़ोगे तो 180 आएगा, यानी ये वाला कोण कितना होगा? तो 180 में से 75 को घटा दोगे तो 105 डिग्री का होगा। चक्रीय चतुर्भुज के हमेशा सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, याद रखना। ये दोनों का भी योग 180 होगा, ये दोनों का भी योग 180 होगा। हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है ना, cot 4 प्लस cot स्क्वायर बराबर 3, तो cosec 4 cot स्क्वायर का मान क्या होगा? सबसे पहले यहां पे अगर गौर फरमाइएगा तो इसमें से हमें लगता है कि cot स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेना चाहिए। तो क्या बच जाएगा दोस्त? cot स्क्वायर थीटा माइनस ओ प्लस O1 बच जाएगा बराबर 3। आपको पता है यहां पे, नहीं पता है तो यहां पे हम लिख देते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब यहां पे अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहो तो कहोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहो तो कहोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस O1, ये होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो, तो कॉट स्क्वायर के स्थान पे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस O1 तो लिख सकते हैं ना, इसके आधार पे देखो तो हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस O1। क्लियर है दोस्त? और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस O1 को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 3, क्योंकि हमें कौशिक में मान पूछा गया है तो कॉट को हम कौशिक में चेंज कर लिए। अब ये दोनों को गुना करेंगे, ये हो जाएगा कौशिक स्क्वायर नहीं 4 हो जाएगा ना, स्क्वायर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 थीटा माइनस 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा बराबर 3। हमें लगता है इसी का मान पूछा गया था, ये बहुत बार रेलवे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अतः उत्तर आपका 3 होगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है? अब देखते हैं 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 को। ये है क्वेश्चन नंबर 10, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पे गौर फरमाइएगा, अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है, ऐसे तो तुरंत इसको बन जाएगा, इसका उत्तर निकाल लोगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी
इंटू कहां दे दे भैया, तो हम यहां पे दे देते हैं इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, कैसे लिखें कि हटाओ इसको और लिख देते हैं बढ़िया से, ठीक है। यहां लिख देते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ये बात को याद रखना। अब यहां पे यदि ये ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी को जीरो बना दें, इसको क्या बना दे जीरो, हम ये कह सकते हैं कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो, तो ए वाला अगर जीरो हो जाता है दोस्त तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तब आपका यहां पे समीकरण बन जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर जीरो। अब ये 3abc को उधर फेंकोगे तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ये फार्मूला आप याद रखना कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। यहां पर देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दे रखा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान तो आप कह सकते हो ना इसके अनुसार कि 3abc होगा। इसका होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और हल करोगे तो हो जाएगा 3 तिया का 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहीं ऑप्शन में है तो मार दो, तो कहोगे बी में है, बी आपका सही उत्तर होगा, है ना। ये बात आप याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं यहां पे और एक बात याद रखना, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पे ए वाला कहता है क्वेश्चन कि नीचे दिए गए संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है, यानी परिमेय नहीं है यानी पूरा पूरा उसका वर्गमूल निकल जाता हो, यानी ये भी कह सकते हैं जिसके ऊपर ऐसा चिन्ह लगा हुआ ना हो, है ना। ऐसा चिन्ह लगने का मतलब क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय होगा। लेकिन हल करने के बाद ऐसा चिन्ह लग गया तो अपरिमेय, लेकिन हल ना हो लास्ट में, लास्ट तक ऐसा चिन्ह बच जाए वो अपरिमेय होता है। कहता है परिमेय नहीं है यानी अपरिमेय है, यानी ऐसा चिन्ह उसको में रह जाना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो तुम्हें बताओ 64 का वर्गमूल अगर निकालोगे दोस्त तो आपका आ जाएगा 8, है ना। ये चिन्ह रहा नहीं रहा, यानी ये कौन हो गया, परिमेय हो गया। हमें कहता है परिमेय नहीं है। यहां पर देखोगे तो 64 का घनमूल होता है 4, है ना, इसमें से भी एक चिन्ह हट गया, यानी यह भी आपका परिमेय है, अपरिमेय नहीं है ना। यहां पे देखो तो 8 का घनमूल निकालोगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 2। अगर लेकिन 8 का वर्गमूल निकालोगे दोस्त तो यहां पे हो जाएगा 8 का वर्गमूल निकालोगे तो आप कहोगे 4 दूना का 8 यानी 2, 4 का वर्गमूल 2, 2 का तो निकलेगा नहीं, यानी रूट इसको में रह गया कि नहीं, यानी ये वाला संख्या हो गया आपका अपरिमेय। क्या हो गया, अपरिमेय। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें ये रूट रह गया, देखो ये वाला रूट रह गया, जब रूट रह जाएगा तो वो परिमेय नहीं होगा, क्या होगा, अपरिमेय होगा, यानी ये परिमेय नहीं है। हमसे पूछा परिमेय नहीं है तो परिमेय नहीं है कौन हुआ, डी। ये भी क्वेश्चन रेलवे में बहुत बार पूछता है, पूछेगा, आसान सा क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए ये क्वेश्चन को, एक कक्षा में 25 लड़कों का माध्य ऊंचाई, गौर फरमाइएगा, यहां पे 25 वो लड़का है जिसका माध्य ऊंचाई 150 सेंटीमीटर। उसी कक्षा में 35 वो लड़की है, लड़की कितना है भैया, 35 लड़की है जिसका माध्य ऊंचाई 145 है। कक्षा में 60 छात्रों की संयुक्त ऊंचाई क्या है, कक्षा में 60, इतना कितना हो गया टोटल, अगर यहां पे निकालोगे तो कुल कितना हो गया, तो कहोगे 60 हो गया, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, अगर काटता है तो पहले काट दो, तो काटो यहां पे, तो कट रहा है 5, ये कट रहा है 7, ये कट रहा है 12, यानी 5 से सब कट रहा है। अगर इसको जोड़ोगे तो 7 5 12 बराबर आएगा कि नहीं, 7 + 5 बराबर 12। अब यहां पे प्रश्न क्या कह रहा था, ये लड़का है, लड़का का माध्य ऊंचाई 150 है तो इतना गुना 150 करते हैं, और यहाँ पे लड़की की माध्य ऊंचाई 145 है तो गुना 145, कुल लड़कों की माध्य ऊंचाई क्या है तो गुना x, यही x का मान आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख चलिए, है ना, तो ये हो जाएगा 15 × 5 = 75, 750 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 के 5 बाकी 3, है ना, 7 × 28 3 31 के 1 बाकी 3 7 3 10 कितना हो जाएगा, यानी 5 6 7 1 कितना हो जाएगा, है ना। तो x का मान हो जाएगा 1765/12, ये ना होगा जी। चलिए 12, अब इसको भागा दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
लगभग में पूछ रहा है, कोई बात नहीं। तो 1765 में अगर 12 से भागा दोगे दोस्त एक मरतबे, 12 5 आ गया, 12 25 60 तब बच्चा 48 आ जाएगा, नहीं 48, ये 16 में से 8 गया 8 आ जाएगा, फिर 5 है ना, तो बरसते 84 लगभग 147 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 147 के लगभग आएगा। आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 कहता है सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और हमें लगता है ये तो खुद आप बना सकते थे लेकिन हम ही ट्राई कर देते हैं। 13 2 15, 15 में से 15 गया 0, ए वाला मान कितना हो गया तो 0, 46 में से 0 गया तो 46 बच गया। अब 38 में से 46 घटाओगे तो आपका माइनस में रिजल्ट आएगा, 16 में से 8 गया 8 है ना, 8 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है माइनस पहले से है, माइनस आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये वाला 27 रह जाएगा, यानी 27 और 8 35 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी ये ऑप्शन आपका सही होगा। खुद से बनाकर देखिएगा। ठीक है, आगे सब चीज पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देंगे, पहले उससे एक बार बना लीजिएगा, उसके बाद जहां दिक्कत हो वहां पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत का टाइम बहुत कम है। घनाभ के 3 फलक होता है ना, एक ऊपर वाला फलक, एक ये वाला फलक, ए वाला फलक, क्योंकि ऊपर वाला के समान नीचे वाला होता है, इसके समान सामने वाला होता है, इसके समान इसके वाला होता है, तो ये 3 अल्टरनेट फलक हुआ, अलग अलग फलक है ना। तो ये कहता है कि 3 फलक जो एक शीर्ष को साझा करते हैं, यानी शीर्ष का मतलब एक कोना को साझा करते हैं, कोना पर ऊपर वाला ई वाला और ए वाला साझा कर रहा है ना, ये तीनों फलक। ठीक है, 20 वर्ग मीटर, 32 वर्ग मीटर और 40 वर्ग मीटर है। तो घनाभ का आयतन क्या है, तो याद रखना 3 फलक दिया हुआ हो और तीनों फलक का एरिया, यहां पे देखो पहले हम बना के आपको यहां पे समझा देते हैं इसको, है ना, फार्मूला सिद्ध नहीं करते हैं लेकिन फिर भी हम समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए फलक का मतलब ये हुआ है ना, ए वाला एरिया, ई वाला का एक्स हो, ये साइड वाला का वाई मान लो, साइड वाला का वाई मान लो और ऊपर वाला का मान लो जेड हो गया। 3 ये लगातार फलक हुआ। अगर इसका एरिया एक्स बाई जेड हो तो इसका आयतन होता है दोस्त अंडर रूट एक्स बाई जेड, बस ये याद रखना। अब यहां पर देखो अंडर रूट एक्स बाई जेड, एक्स का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, बाई का मान कितना हो जाएगा कहोगे 32 हो जाएगा और जेड का मान कितना हो जाएगा 40 होगा, क्योंकि ये 3 एक शीर्ष पर तीनों फलक का एरिया दिया हुआ है। अगर तीनों फलक का एरिया दिया हुआ रहे, है ना, समझ रहे हो ना, जैसे ये आपका घनाभ है तो ए वाला माने ये कोना है ना, कोना से जुड़ा हुआ फलक सतह कौन होगा, तो ऊपर वाला होगा, ए वाला होगा, ए वाला होगा, तो तीनों का एरिया अगर दिया हुआ है तो उसका आयतन होगा तीनों के गुणनफल का वर्गमूल। अब इसको हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे हल करोगे, तो यहां पर देखो हल करके दिखा देते हैं। तो 20 कर देते हैं, ये 40 को तोड़ देते हैं 20 में, 20 गुना 2 में, ठीक है भैया। अब ये 16 को जोड़ते हैं कितना में, तो कहोगे 16 को 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 है ना, 16 दूनी 32, 2 निकालो 16, 16 को तोड़ देते हैं 16 में, ठीक है। अब देखो यहां से निकल गया 2 को 20 में से 1 को 20 निकाल लो दोस्त। अब यहाँ पे 2 को 2 में से 1 को 2 निकाल लो दोस्त, और 16 का वर्गमूल 4 16 4 हो जाएगा, यानी 16 32 320 आपका प्रश्न का उत्तर होगा। अगर 320 कहीं तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, 320 320 320 20 हो गया, 20 दूनी 40 160 होगा, सॉरी है ना, 4 8 दूनी 16 160 होगा, 160 होगा, 160 आपका आंसर हो जाएगा। 160 घन मीटर आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन सी में है। क्लियर है, हमें लगता है ये बात भी आप समझ गए होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से भिन्न को आगे सरल किया जा सकता है। तो देखो कोई भी भिन्न काटते जाओ, जब कटना बंद हो जाए ना तो उसको सरल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे 91/15 है, तो 91/15 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका अंश और हर का अगर एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा। जिसका एचसीएफ 1 आ जाए अंश और हर का, है ना, तो वो भिन्न कभी नहीं करता, उसको आगे सरल तुम नहीं कर सकते हो, है ना। देखो ना कटोगे, इसको में 2 फैक्टर है, 3 और 5, नहीं 3 से कटेगा, नहीं 5 से कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, है ना। अब ये 3 से कटेगा ना 5 से, यानी कि दोनों का एचसीएफ निकालेंगे कितना आएगा 1 आएगा। उसी ढंग से ये है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला 105 और 105/112 है, ठीक है। अगर यहाँ पे एचसीएफ निकालोगे इसका, तो इसका एचसीएफ भैया आ जाएगा 7, ठीक है। अंतर कितना आ गया 7, 7 से देखो 15 7 75 से ये भी कट रहा है, 7 से 16 7 72 से भी कट रहा है, यानी इसको सरल किया जा सकता है। तो यही कह रहा था कि कौन से भिन्न को आगे तुम सरल कर सकते हो, तो आपका ऑप्शन कोड हो जाएगा सी। यानी ये देखना है कि कट रहा है कि नहीं, अगर नहीं कट रहा है तो उसको आगे तुम सरल नहीं कर सकते हो। तो कटने वाला भिन्न कौन है, तो ये है।
आपका उत्तर हो गया। आगे देखते हैं 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 को। कहता है दूध और पानी के मिश्रण में 2/3 भाग दूध है। दूध का मात्रा दिया हुआ 2/3 भाग, मिश्रण 21 लीटर था। ठीक है भैया, उसमें 4 लीटर पानी मिलाया, पानी तुमने मिलाया है यानी कि दूध जितना था उतना ही है। तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगा, प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले देखो दूध था कितना, उतना ही दूध तो अभी भी है, क्योंकि जो मिश्रण में मिला हुआ था दूध पानी, उसमें तुमने पानी मिलाया है। क्या मिलाया है, पानी मिलाया है, यानी कि दूध उतना ही है। तो चलो दूध कितना है, तो 21 लीटर मिश्रण था, 21 लीटर मिश्रण का 2/3 भाग दूध था। तो 21 का 2/3 अगर करोगे तो आपको आ जाएगा 14 लीटर। कितना आ जाएगा, 14 लीटर दूध था, है ना। शुरू में 14 लीटर मिश्रण में दूध था और अभी भी 14 लीटर है, क्योंकि उसमें दूध मिलाया नहीं है। तुमने मिलाया है क्या, तो पानी मिलाया है, यानी दूध कितना था, 14 था, 14 है। अब का मिश्रण की मात्रा, पहले मिश्रण था 21 लीटर, अब तुम 4 लीटर पानी और मिला दिया तो 21 का 4 25 लीटर हो गया। मिश्रण टोटल कितना हो गया, 25 लीटर। तो ये दूध की प्रतिशत मात्रा कितना हुआ, तो गुना 100 कर देंगे, 100% गुना करेंगे, अपने आप प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। तोता मैना, है ना, कुत्ता गधा, किसी को भी प्रतिशत में बदलना हो तो 100% से गुना करते हैं। क्लियर है, तो कहोगे 25 400 1456%, यानी अब दूध की मात्रा हो गया 56%, यानी बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 को। यहां पे ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और थोड़ा सा लंबा लंबा डिजिट दिया है, नहीं लंबा लंबा डिजिट दिया है तो C9 से यूज कर सकते हो। यहाँ पे C9 का यूज कर सकते हो, क्योंकि जोड़ना घटाना थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। लेकिन उससे पहले इसका सिंगल डिजिट 8 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 8 2 10 यानी कि 1 5 1 6 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 8 4 12 यानी कि 3 आ रहा है, 6 14 यानी कि 5 आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है। तो बिल्कुल C9 तुम लगा सकते हो। तो चलो भैया C9 यहाँ पे लगाने का हम प्रयास करते हैं, है ना। तो 6 2 8 1 9 9 मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। 8 3 11 मतलब कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। ये वाला माइनस में है, ये वाला माइनस में है। ठीक है, यहाँ पे 5 7 1 8 -8 हो गया। ये वाला 8 10 1 1 2 हो गया, प्लस का 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया 2 1 3 1 4 माइनस का 4 हो गया। अब इसको हल कर दो ऐसे ही, ये हो गया 0 प्लस माइनस -2 माइनस माइनस प्लस 8, है ना, प्लस प्लस से है ये 2 माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, हल करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 8 से 12 मतलब 3, है ना। तो 3 किसका आया है भैया, तो ये वाला 3 आया, किसी का नहीं आया। ये आपका आंसर नहीं होगा, है ना। वही आंसर होगा जिसका सिंगल डिजिट मान कितना आना है, 3 आना है। 3 केवल इसका आ रहा है, तो यही आपका उत्तर क्या होगा, सही होगा। ये C9 का कमाल है। ये 17 नंबर का क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, देखो अगर दिखाई दे रहा हो तो हम थोड़ा सा और बढ़ाने का हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन नहीं बढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो दिखाई दे रहा होगा। कहता है निम्न ताल का कक्षा 10 सेक्शन ए और बी में उन छात्रों की संख्या का वर्णन देती है जिन्होंने मध्यावधि, है ना, और अंतिम यानी कि फाइनल परीक्षा दी थी, है ना, माने मिड टर्म और फाइनल दिया है, उसका संख्या दिया है। सेक्शन ए में छात्रों का प्रतिशत क्या है, तो सेक्शन ए में टोटल छात्र कितना है पहले ये पता करो, और सेक्शन बी में टोटल छात्र कितना है, तब तो प्रतिशत निकालोगे कि कोई विद्यालय है तो सेक्शन ए और सेक्शन बी दो गो सेक्शन है। ठीक है, तो सेक्शन ए में कितना विद्यार्थी है, सेक्शन बी में कितना विद्यार्थी है, तब तो सेक्शन ए के विद्यार्थी की संख्या निकाल सकते हो प्रतिशत में। तो कहता है दोनों परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या, यानी 28 गो जो है, सेक्शन ए को पहले देख रहे हैं, 28 गो जो है दोनों परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ, हाफ टर्म में भी और फाइनल में भी। उन छात्रों की संख्या जो माने मध्यावधि उत्तीर्ण रहे लेकिन अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ 14 गो, यानी कि मध्य में फेल हो गया और फाइनल में पास हो गया। आइए हो गया मध्य में पास और फाइनल में फेल। आइए हो गया दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण, मध्य वाला और फाइनल दोनों में उत्तीर्ण। तो बहुत आसान यहाँ पे है भाई, है ना। यहाँ पे सेक्शन ए में कुल विद्यार्थी कितना हुआ, तो देखो यहाँ पे दोनों परीक्षा में फेल, दोनों परीक्षा में पास, ये मध्य में फेल फाइनल में पास, ये मध्य में पास फाइनल में फेल, जोड़ दो तो कुल संख्या निकल जाएगा। यानी आप कह सकते हो 8 4 12 6 18 4 22 के 2 बाकी 2 और 2 4 1 5 6 5 11 112, यानी कुल सेक्शन ए में विद्यार्थी था 112। समझ में नहीं आया तो फिर से समझो, है ना। ये कह रहा है दोनों परीक्षा में फेल, ये कह रहा है दोनों परीक्षा में पास। ठीक है, और फिर ये है क्या, मध्य में फेल फाइनल में पास। ये क्या कर रहा है, मध्य में पास और फाइनल में
फेल। तो टोटल संख्या जोड़ देंगे तो निकल ना जाएगा कि सेक्शन ए में कुल कितना विद्यार्थी था, इतना था। उसी ढंग से सेक्शन बी में कुल विद्यार्थी कितना था, तो 3 2 5 7 5 12 5 17 के साथ बाकी 1 3 1 4 1 5 4 9 इतना था। फिर से जोड़ो, 3 2 5 7 12 5 17 के साथ बाकी 1 3 बकिया था 1 2 1 3 1 4 1 5 5 10 होगा दोस्त। यहाँ पे ये 10 होगा, गलत हो जाता है, ये कितना होगा 10 होगा। ठीक है, अब यहां पे ये पता चल गया हमको कि सेक्शन ए में टोटल 112 विद्यार्थी था, सेक्शन बी में टोटल 107 विद्यार्थी था। हमारा प्रश्न है कि सेक्शन ए में विद्यार्थी की संख्या क्या था। सेक्शन ए में कुल विद्यार्थी की संख्या प्रतिशत में भैया हमको बता दो। तो सेक्शन ए में कुल विद्यार्थी था 112, अब बटा का चल जाएगा कितना, ये दोनों का कुल योग करो, टोटल विद्यार्थी ही ना हो गया, है ना। सेक्शन ए सेक्शन बी मिलाकर विद्यालय का कुल विद्यार्थी हो गया, तो हो गया 7 2 है ना 1 और 219 और 100 से गुना कर दो, यही हो गया टोटल। ठीक है, इतना विद्यार्थी परसेंट में, है ना। आपको कहता है दशमलव के एक अंक तक निकालना है, तो चलो निकालना पड़ेगा हमको। तो 112 गुना 100 तो इतना हो जाएगा, इसमें भागा देना है 219 से, है ना। तो ये 5 बार में जाएगा, 9 5 45 के 5 बाकी 4 5 दूनी 10, ये आ गया 10 में से 5 गया 5, 11 में से 9 गया 2, ठीक है 25, फिर वो 0 उतरा तो फिर आपको 1 मिल जाएगा, यानी 51 के लगभग। ये 53 है ना, 52 है, 54 है, 51 के लगभग ये हो गया आपका उत्तर। सीधा सीधा आगे हल करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन कहता है कि किसी त्रिभुज के समकोण बनाने वाले दो भुजाएं 3 और 4 सेंटीमीटर का है, तो त्रिभुज के परिवृत्त करिया क्या होगा। परिवृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर जाए वो परिवृत्त कहलाता है। तो चलो वैसा हम बनाकर देखते हैं। सबसे पहले तो एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, यहां पे देखो, ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसकी समकोण बनाने वाली भुजा 3 और 4 सेंटीमीटर है। इसको तीनों शीर्ष से होते हुए खींचा गया वृत्त ये है, यानी कि यही आपका क्या हो गया, परिवृत्त हो गया। तो याद रखना, समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्ष से खींचा गया वृत्त यानी कि परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है वो कर्ण का आधा होता है, यानी ये परिवृत्त का जो त्रिज्या होगा वो कर्ण का भैया आधा होता है। तो कर्ण कितना होगा, 3 4 है तो ट्रिपलेट समझ रहा है 5 होगा, तो कर्ण का आधा यानी कि 5 का आधा यानी कि 2.5 होगा। ये बात आपको समझ आ रहा होगा। अब इसी वृत्त का एरिया हमसे पूछता है। एरिया सबको पता है, पाई आर क्या होता है ना। तो 2.5 का स्क्वायर करोगे तो 6.25 होगा, यानी कि इसका एरिया क्या होगा, 6.25 पाई होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो याद रखना, समकोण त्रिभुज पर खींचे गए परिवृत्त का त्रिज्या होता है कर्ण का आधा। ये बात कभी मत भूलिएगा, कर्ण का क्या होता है, आधा होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 को। यहां पे 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 750 रुपये को 3 महीने के लिए निवेश पर 18 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या है। दर 1 वर्ष में 100 रुपया का ब्याज होता है, वैसे भी निकाल सकते हो, या आप लोग को फॉर्मूला रटा हुआ होता है 100 गुना ब्याज बटा मूलधन गुना समय, ऐसे भी निकाल सकते हो। यानी 100 गुना ब्याज हो गया 18 रुपया, मूलधन आपको 750 हो गया, और समय हो गया 3 महीना। 3 महीना को वर्ष में बदलोगे तो 3/12, 12 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 12 को ऊपर कर दोगे तो आपका हो जाएगा गुना ऊपर में 12। ठीक है, काटोगे दोस्त, यहां से इस सुन कर जाएगा, 25 या 75 और 2 5 10, 25 या 75 और 6 या 18, ठीक है, 4 या 12, ठीक है, 5 25 2 5 10, यानी आ गया 48/5, इतना प्रतिशत दर हो गया। लेकिन ऐसे दे रहा है तो नीचे 5 है तो इसको शून्य बदलने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना करो, 48 दूनी 96 हो जाएगा, और 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, यानी आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना, 2 से ऊपर नीचे गुना किया, नीचे 10 हो गया, यानी कि 1 शून्य हो गया, तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, आपका आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। ठीक है, यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है कि मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां भाग, ठीक है भैया, मेरी एक कजिन के 5/8वें भाग के समान है। 10 वर्ष पहले मेरी आयु 4 वर्ष बाद उसकी आयु के बराबर होगी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि मेरी वर्तमान आयु को हम x मान लेते हैं, सीधा सीधी, है ना, और कजिन की वर्तमान आयु को हम y मान लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां भाग, यानी ये 3/5 x हो गया। ठीक है, कजिन
के वर्तमान आयु का 5/8वां भाग, का जिनका आयु 22 है तो वायु के वर्तमान आयु का 5/6 भाग है ना, 5/6 भाग के समान है, के क्या है, बराबर है। अब इसको हल करके देखते हैं, तो हल अगर आप करोगे तो आ जाएगा 18x, 18x, ये आ जाएगा 25/22, यानी इसको आओ हल करोगे तो हो जाएगा 18x माइनस का 25/22 बराबर का 0। ठीक है, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में। 10 वर्ष पहले मेरी आयु, 10 वर्ष पहले मेरी आयु का मतलब x माइनस 10 हो जाएगा, 10 वर्ष पहले माइनस 10। 4 वर्ष बाद उसकी आयु, यानी कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद यानी कि उसकी आयु में 4 जुड़ जाएगा कि बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है, यानी इसको हल करोगे तो आपका आ जाएगा x माइनस 22 बराबर 14, है ना। अब यहां पे ध्यान देना कि अगर दोनों ओर हमसे पूछता है मेरी वर्तमान आयु, मेरी वर्तमान आयु का मतलब x का मान निकालने के लिए 22 को काटना होगा। 22 25 है तो यहाँ 25 करने के लिए 25 से हम इसमें गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25x माइनस 25/22 बराबर, इसमें 25 से गुना करोगे 25 गुना 10 250 और 100 350। ठीक है दोस्त, अब इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा, दोनों सेम चिन्ह है तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, घटाओगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, है ना। ये हो गया चिन्ह लुप्त, यानी प्लस माइनस कट जाएगा, घटेगा तो आ जाएगा माइनस का 7x, ये आ जाएगा माइनस का 350, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 50, यानी मेरी वर्तमान आयु 50 वर्ष होगा, यानी डी ऑप्शन मेरा सही होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये है आपका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, नहीं टाइम एंड वर्क का, और शायद बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन भी है। कहता है सरन और मायूख एक साथ कार्य करने पर एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सरन है और ये आपका मायूख है, तो कहता है सरन और मायूख एक साथ कार्य करने पर एक कार्य को 18 दिन में, यानी इस कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि मयूख अकेले कार्य करता है और कार्य का 1/3 भाग करता है और उसके बाद निकल जाता है, उसके बाद सरन शेष कार्य को पूरा करता है, परिणाम स्वरूप दोनों कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि मयूख ने सरन से ज्यादा तेजी काम किया हो, मैंने मयूख जो है सरन से ज्यादा तेजी से कार्य किया था, तो सरन ने अकेले उस कार्य कितना दिनों में पूरा किया है, यानी ये ज्यादा तेजी से काम किया है, ये ध्यान देना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन ज्यादा है नहीं, यानी इक्वेशन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुल काम निकालेंगे। एक और समझ लो, बहुत लंबा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग समय वेस्ट नहीं करते हैं। अगर बन जाता है तो बढ़िया बात है, नहीं बनता है तो छोड़ के इसको भागते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन में से ही है। तो यहाँ पे देखो, बनाने का हम प्रयास करते हैं। ये कुल काम कितना हो जाएगा, इसका 18 मांगते हैं तो कुल काम 18 हो गया। अगर इफिशिएंसी निकालते हैं तो भैया इसका इफिशिएंसी 1 आ जाएगा। ये वाला का इफिशिएंसी कैसे निकालें पता नहीं, तो इसका इफिशिएंसी एम है तो एम ए मान लेते हैं, इसका इफिशिएंसी एस है तो एस मान लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, इसका इफिशिएंसी ज्यादा है। मयूख यहाँ लिखा हुआ है कि मयूख ने सरन से ज्यादा तेजी से काम किया है, यानी कि इसका इफिशिएंसी ज्यादा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कि कहाँ पे है, यहाँ पे मयूख अकेले कार्य करता है और कार्य का 1/3 भाग करता है, यानी मयूख, है ना, यानी मयूख कितना काम किया तो 1/3, 18 का 1/3 यानी कि 6 काम किया। कितना काम किया भैया, ये 6 काम किया। और सरन कितना काम किया, कहोगे 18 में 6 गया 12 काम, है ना, 18 में 6 घटा तो 12 काम, यानी 6 का मयूख किया और सरन 12 काम किया, तो उसको कुल कितना लगा 40 दिन। कुल समय कितना लगा यहाँ पे, कहेंगे 40 दिन का समय लगा। ठीक है ना, ये वाला आंकड़ा से तुम इक्वेशन बना सकते हो। अब यहां पर देखो, मयूष का इफिशिएंसी एम है, यानी मयूष एक दिन में एम काम करता है, तो 6 काम किया है, तो 6 काम करने में कितना समय लगा होगा, तो कहोगे 6 भागा एम, 6 भागा क्या लगा होगा, एम लगा होगा। ठीक है भैया, यहां पे ध्यान दो, मयूष टोटल 6 काम किया है और एक दिन में करता है एम काम, तो 6 काम करने में 6 भागा एम लगा होगा। सरन एक दिन में करता है एस काम और सरन किया है टोटल 12 काम, तो 12 काम करने में 12 भागा एस लगा होगा, 12 भागा एस लगा होगा। अब कुल मिलाकर इसको टाइम लगा कितना भैया, कह रहा है 40 दिन। कुल कितना समय लगा, 40 दिन। इतना का मान कितना हो गया, 40 हो गया। अब इसको हल करिएगा तो आप कहिएगा यहाँ पे
है ना। कैसे करिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे और हम इक्वेशन को द्विघात नहीं युगपत नहीं द्विघात में बदलते हैं, ज्यादा बेटर होगा। अगर इसका इफिशिएंसी को हम x मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका क्या होगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इस बात को समझ आ रहा है, इसका x तो इसका 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 6 बटा एक्स, अब प्लस हो जाएगा 12 बटा 1 माइनस एक्स बराबर 40। अब तो हल तो करना ही पड़ेगा, तो x माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया 6 माइनस 6x, अब प्लस का 12x अब बराबर 40। जिसे गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 12 में 6 गया 6x, ठीक है भैया, कितना हो गया 6x, अब प्लस का 6 बराबर ये हो गया 40x अब माइनस 40x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इधर ले आवो तो ये हो गया 40x स्क्वायर, है ना, माइनस 40 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 34x, कितना हो जाएगा 34x, 40 में से 6 गया 34x, अब प्लस 6 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण को हल करना है। हल करोगे तो कहोगे क्या कि एक लाइन और बढ़ जाओ, 2 से भागा दे दो और सिंपल कर लो, तो ये हो जाएगा 20x स्क्वायर माइनस 17x अब प्लस 3 बराबर 0। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्वेश्चन तो बड़ा है ही, है ना। ऐसे इसको ऑप्शन से भी बना सकते थे, लेकिन उसमें भी आपको बहुत सोचना पड़ता। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, ए वाला को गुना करो, 20 या 60 यानी कि प्लस 60 आ गया। और 60 का ऐसा दो फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर 17 आना चाहिए, तो कहोगे 12 25 60, 12 अब 5, है ना, प्लस प्लस, ठीक है। यानी x का मान आपका आ जाएगा, यहाँ पे x का मान आ जाएगा कितना, तो चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे माइनस ना होगा, यहाँ पे, है ना, क्योंकि माइनस 17 लाना है, तो माइनस 17 लाना है, माइनस 17 लाना है, तो माइनस 12 माइनस 5 होगा तब ना माइनस 17 होगा। तो चलो, तो x का मान हो जाएगा, चिन्ह बदल दोगे तो हो जाएगा 12 बटा 20 और दूसरा मान हो जाएगा 5 बटा 20, यानी हल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3 चौ 12 5 चौ 20, 3 बटा 5, ए वाला आपका आ जाएगा 1 बटा 4, एक्स का मान। अब देखो यहां से एक्स का मान अगर हम लेते हैं 3 बटा 5, 3 बटा 5, तो ए वाला कितना हो जाएगा दोस्त, तो 1 घटाव 3 बटा 5 यानी 2 बटा 5, और ये वाला मान बड़ा होना चाहिए, तो 5 या 15, 5 दूनी 10, बिल्कुल ये मान सही है, ठीक है। और अगर 1 बटा 4 लेते हो, एक्स का मान 1 बटा 4 लेते हो, तो ये आ जाएगा 1 घटाव 1 बटा 4 यानी कि 5 बटा 4। इसको देखो तो ये 4 हो गया, ये 20 हो गया, यानी ये वाला मान मायूस का इफिशिएंसी कम आ रहा है, लेकिन ये वाला मान संभव नहीं होगा, ये वाला मान संभव होगा। तो इफिशिएंसी निकल गया, आप निकाल दो। तो हमसे कहता था कि सरन अकेले पूरे काम को कितना दिनों में करेगा, तो पूरा काम है टोटल 18 गो, और सरन एक दिन में करता है 2 बटा 5 काम, तो 2 बटा 5 से भागा दे दो तो आपको आ गया 9 5 45 दिन। तो देखो दोस्त, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। वास्तव में ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो चाहो तो इसको दिमाग लगाकर ऑप्शन से भी हम बना सकते थे। अब समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसको रहने दो, यहीं पे हम समाप्त करना चाहेंगे। तो ये था आज का टोटल क्वेश्चन, ठीक है, 9 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन। अगर बढ़िया क्लास लग रहा है तो आप जरूर हमको कमेंट्स करके बताइए, ताकि आगे क्लास हम कंटिन्यू रखें, ठीक है। ऐसे तो हम बिना कोई वादा किए हुए आए हैं, अतः रहना ही है, क्योंकि आप लोग को इतना कमेंट्स आया, इतना फोन आ रहा है ना, बार बार वो हमको कहते रहा था, हम मटिया हुए रहते थे, लेकिन आपका एग्जाम आ गया है, पीछे कैसे हटते, हम आ चुके हैं। रीजनिंग का भी क्लास हम बहुत जल्द क्या आजकल में वो भी शुरू कर लेते हैं। पहले प्रीवियस शुरू किए हैं, उसके बाद देखते हैं टारगेट करके, है ना। तो हमें दीजिए विदा, बकवास कम, ओके, बाय बाय।